अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान लाइव। बात करेंगे अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में। अब अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में इस हवाले से जो शिद्दत आई है उस हवाले से बात करेंगे, और अफ़गानिस्तान के मामले पर जो अभी पेशरफ्त होने जा रही है। अमेरिका ने अभी दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात है वो शुरू हो चुके हैं, और जो तमाम फ़रीक़ैन के नुमाइंदे हैं वो अभी कतर दोहा के अंदर पहुँच चुके हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो वीडियो है इसमें हम अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो शिद्दत आई है, जो इंटेंस सूरत हाल पैदा हो गई है, उस हवाले से बात करेंगे। क्योंकि अमेरिका ने कुछ इस तरह की पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ बयान या शुरू कर दी है, जिसमें कभी तो वो पाकिस्तान के पांव पड़ता है और कभी पाकिस्तान के गले भी पड़ता है। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो अमेरिका के सदर जो बाइडन हैं, उन्होंने कहा है कि 31 अगस्त तक जो है अमेरिकन इनक़लाब मुकम्मल हो जाएगा, और हम नहीं चाहते अफ़गानिस्तान के अंदर हम अपनी अगली नस्ल को भी कुर्बान करें, और ये अफ़गानों की जंग है और उन्हें खुद ही लड़ना होगी और खुद ही यहाँ पर फतह हासिल करना होगी। और इसके साथ ही अगर हम जो बाइडन का बयान के अलावा उनके जो पेंटागन के हवाले से बात कर लें, उस पेंटागन के तर्जमान के हवाले से बात कर लें, या पेंटागन के जो वज़ीर उनके दफ़ा हैं या सेक्रेटरी दिफा हैं उस हवाले से बात करें, तो वज़ीर दिफा उनके जो है उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा को टेलीफोन किया और इस हवाले से बातचीत की कि म्यूचुअल इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी मामला हैं उसको हम मज़ीद इन्हेंस करना चाहते हैं और ताल्लुकात को मजबूत करना चाहते हैं, उसका दायरा कार बढ़ाना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की तरफ से भी इस बात का इरादा किया गया कि पाकिस्तान भी यही कुछ आपसे चाहता है। लेकिन अगर इसी तरह के मामला अगर वो एक तरफ वो फ़ोन करते हैं पाकिस्तान को इस हवाले से कि वो मामलात को म्यूचुअल इंटरेस्ट की सतह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका दायरा कार वसी करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देते हैं। पेंटागन के जो तर्जमान हैं जॉन कर्बी, उन्होंने कहा है कि ये इनकी अफवाज है, यानी ये अफ़गानों की अफवाज है, ये इनके सूबाई दारुल हुकूमत है, ये इनके लोग हैं जिनका दफ़ा करना है, मतलब कि इन्हें इनका दफ़ा करना है, और ये क़यादत पर मुनहसर है कि वो इस सूरत हाल से कैसे निपटती है। अब जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर अफ़गान फ़ौज लड़ ना सकी तो फिर आप क्या करेंगे, तो उसने तो आगे से जॉन कर्बी ने कहा हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, मतलब कि हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इस तरह का बयान दिया। और वो कहते हैं कि हम अमेरिका जो है इमदाद जो अफ़गान हुकूमत को वो जारी रखेंगे, चाहे उसमें एयर फोर्सेस से रिलेटेड हो, चाहे वो माली मदद हो। इस तरह की जो इमदाद है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान हुकूमत है उनको जारी रखी जाएगी, ताकि वो जो अफ़गान तालिबान है उनका मुकाबला कर सके। लेकिन अभी ये तो बयान हो गया मतलब कि ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे से, लेकिन यही जो साहब हैं जॉन कर्बी जो कि पेंटागन के तर्जमान हैं, या वो एक बयान में कहते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वही जो अपना मौक़िफ़ दोहराया है, जब क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर अभी सूरत हाल जो अमेरिका की है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अमेरिका के अभी बयानात अगर हम देखें तो वो कहते हैं अमेरिका अफ़गान सरहद से मुल्का दहशत गर्दों के महफूज ठिकानों पर पाकिस्तान से बात कर रहा है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान की सरहद लगती है वहाँ पर जो दहशत गर्द मौजूद है पाकिस्तान जो अमेरिका है वो अफ़गानिस्तान अमेरिका इससे पाकिस्तानी हुकाम से इस हवाले से बातचीत कर रहा है। ये फिर उसने कहा हम सबको इन महफूज ठिकानों को बंद करने, उन्हें तालिबान या दहशत गर्द नेटवर्क्स के ज़रिए शोरश पैदा करने के लिए इस्तेमाल की इजाज़त न देने की अहमियत का मुश्तरका एहसास है। इस तरह के जो वो बयान वो कहते हैं अफ़गानों के पास गुंजाइश है, काबिलियत है, एक सलाहियत है या एक फ़ोर्स है, मतलब कि ये कि वो मुकाबला कर सकते हैं। अब जब इस हवाले से पूछा गया कि तालिबान जो है वो तकरीबन 8 के करीब जो है वो सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा कर चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि उनके पास काबिलियत है, गुंजाइश है, सलाहियत है, तो वो अब सबूत दे के वो ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो अपना असर वसूल या अपना जो कब्ज़ा है वो बरकरार रख सकेगी अशरफ गनी इंतज़ामिया। तो उस पर जॉन कर्बी जो तर्जमान है पेंटागन के, वो कहते हैं कि मेरे पास इस बात का सबूत है कि इनके पास 3 लाख से ज़ायद सिपाहियों, पुलिस की ताकत, और वो एक जदीद एयरफोर्स है जिसके पास जदीद हथियार, जबकि इनका एक तंजीमी ढांचा भी है। यानी वो बुनियाद इस बात को बनाते हैं कि 3 लाख से ज़्यादा हमने उनकी फ़ौज वो ट्रेनिंग उनको दी है, पुलिस की ताकत भी उनके पास है, एक जदीद एयरफोर्स है, और इसके अलावा एक तंजीमी ढांचा मजबूत जो है वो, यानी उसमें एक मुनज़्ज़म नज़्म व ज़ब्त भी इन अदारों के हवाले से पाया जाता है। तो ये एक
طاقت ہے جو ثبوت کے طور پر انہوں نے صحافیوں کو پرووائڈ کی. تو اس حوالے سے اگر امریکہ کو ہی دیکھ لیں تو امریکہ 20 سال جنگ کے عرصے کے دوران اسی طاقت اس سے زیادہ مطلب کہ 80 گنا زیادہ طاقت یعنی 80 ممالک جو نیٹو کے تھے وہ ان کی طاقت کے ساتھ ہونے کے باوجود طالبان کو کیوں دبا نہیں سکا. اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ افغان طالبان اشرف غنی کی انتظامیہ کے پاس یہ طاقت ہے تو در حقیقت امریکہ کے مقابلے میں تو یہ طاقت کافی کم بنتی ہے. تو یہ امریکہ کے بیانات کی جو منافقت ہے اس سے جو ہے وہ واضح ہوتی ہے. اگر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے حوالے سے بات چیت کی ہے کہ بھارت نے بھی انفراسٹرکچر کے حوالے سے کافی کام کیا ہے افغانستان کے اندر. وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کیا کام کیے ہیں, وہ زیادہ زیادہ افغانستان کے اندر کونسل خانے اس نے بنائے تھے اور ان کونسل خانوں کو دہشت گردانہ کارروائیاں پاکستان کے خلاف دہشت کے لیے استعمال کرتا تھا. اس میں ٹی ایل پی کہہ رہا ہوں جو BLA بلوچستان لبریشن آرمی ہیں ان کے یا اس سے ریلیٹڈ جو علاقائی جو تنظیمیں یا جماعتیں ہیں ان کو تیار کرتا. پاکستان کے اندر پروکسی لگا کر پاکستان کو امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو اس حوالے سے جو انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیولپ کیا اور اس کی انہوں نے تعریف کیا اور اس کو بیان بھی کیا ہے. لیکن ابھی ہم نے یہ تو بیانات کے حوالے سے ہم نے بات کر لی جس میں ہم نے جو ان کے وزیر دفاع تھے انہوں نے فون کیا پاکستان کے جو ہمارے آرمی چیف تھے ان کو کیا کہ ہم معاملات آگے بڑھانا چاہتے ہیں. دوسرے طرف پاکستان کو کہتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردوں کو پناہ دی ہے اور ہم پاکستانی حکام سے اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ان دہشت گردوں کو یا طالبان کو کہ افغانستان کا امن جو ہے سبوٹاژ کرنے کی اجازت نہ دے. لیکن بنیادی طور پر اب ہم انالیسس کرتے ہیں کہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں جا کہاں رہی ہیں اور معاملات کس حد تک جو ہے یا کس انتہا تک پہنچ چکے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں افغانستان کے معاملے امریکہ اور پاکستان کے معاملے کو ہی دیکھ لیں تو امریکہ برطانیہ کے جو وزیر دفاع ہیں مطلب کہ انہوں نے ان کا نام ہے بین والیس. انہوں نے کافی شدید ہم کہہ سکتے ہیں تنقید کی ہے امریکن انتظامیہ پہ یا امریکن حکومت میں کہ امریکن انتظامیہ نے یہاں سے نکل کر بہت بڑی غلطی کی ہے. اور امریکہ اور طالبان کے درمیان جو 29 فروری 2020 کا معاہدہ ہوا تھا وہ در حقیقت ایک بوسیدہ معاہدہ تھا. در حقیقت اس کی کوئی بھی ایک طرح سے کریڈیبلٹی یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ آ رہے ہیں وہ امریکہ پر ایک شدید تنقید کا مطلب کہ اظہار ہوتا ہے. اور اس حوالے سے جو صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے مطلب کہ جو ہم نے پہلے ہی اس بات کا مشورہ دیا تھا کہ افغانستان کے اندر سے آپ اپنی فوج نہ نکالیں, لیکن امریکہ نہیں مانا. دوسرے بہت سے مغربی ممالک اس پر تیار بھی تھے لیکن وہ بنیادی طور پر انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ وہ ان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ اس بات پر نہیں مانے گی. اسی لحاظ سے اگر جرمنی کو دیکھو تو جرمنی جب قندوز کا صوبہ افغانستان کے اندر فتح ہوا تو قندوز کے صوبے کیونکہ قندوز کے صوبے پر جرمنی کی بہت بڑی تعداد میں فوج موجود رہی تھی. جب قبضہ طالبان کا بھی ہو گیا تو انہوں نے واپسی پر اس حوالے سے جو اظہار کیا گیا تو جرمنی نے اس سے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنی فوج کو قندوز میں دوبارہ نہیں بھیجے گی. تو اس حوالے سے جو صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چند مغربی ممالک نے کہا کہ وہ متفق ہیں یعنی افغانستان کے اندر رہنے پر, لیکن ان کی پارلیمنٹ متفق نہیں تھی. یہ بہت جلد واضح ہو گیا کہ امریکہ کے بغیر یہ آپشنز ختم ہو گئے تھے. یعنی اگر امریکہ چاہتا تو یہ تمام معاملات جو ہے حل ہو سکتے تھے. ہم افغانستان کے اندر جو نیٹو افواج ہیں وہ رہ سکتی تھی اور معاملات کو اپنے کنٹرول میں جیسے تیسے بھی کر وہ رکھا جا سکتا تھا. یہ جو اتنی شدت آ گئی ہے بیانات کے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی جو ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ امریکہ کے اندر جو امریکہ کے جو رائٹرز ہیں جسے مصنفین یا کالم نگار ہیں انہوں نے اس حوالے سے امریکہ پر شدید تنقید کی ہے کہ امریکہ نے 20 سال جنگ میں کیا جیتا اگر افغان طالبان کو جو بنیادی طور پر اب بھی ان کی نظر میں جو افغانستان کے اندر جو امن کی کوششوں کو ایک طریقے سے تباہ کرنے کا باعث بنتے ہیں, اگر ان کو ابھی تک جو ہے مذاکرات کی ٹیبل پر نہ لا سکا اور جو امن معاہدہ ہے اس پر جو ہے عمل نہیں ہو سکا, تو اس حوالے سے جو امریکہ کے بیانات ہیں تو امریکہ نے کیا کیا ہے 20 سال افغانستان کے اندر اتنا جو پیسہ خرچ کیا ہے. اس کے علاوہ ان کے 1 لاکھ سے زیادہ فوجی ایسے ہیں جو مینٹلی جو ہے ڈسٹارٹ ہو چکے ہیں, مینٹلی طور پر ان کے نفسیاتی مریض پر ہو چکے ہیں اور وہ ان پر اتنا خرچہ آتا ہے. تو اس خرچے سے بچنے کے لیے افغانستان کے اندر جتنے خربوں ڈالر انہوں نے استعمال کیا اس خرچے سے بچنے کے لیے امریکہ نے یہاں سے نکلا. لیکن بنیادی طور پر افغانستان کے اندر
वो अब क्या चाहता है वो तो अफगानिस्तान के रिलेटेड के हवाले से हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से ही बात करेंगे। अगर हम बात करें इसके अलावा अगर हम बात करें कि अमेरिका ने अब कतर के अंदर जो मामला हो गए हैं शुरू, और अमेरिका एक दो नकाती अपना एक वहाँ पर जिसे हम कह सकते हैं अपना एक लाया अमल लेकर आया कि अफगानिस्तान के अंदर जो है तालिबान को हम चाहते हैं कि वो जंग बंदी करें। हालांकि यही मामला वो अशरफ गनी इंतज़ामिया को भी कह सकते हैं कि जो कि इनके एक अगर वो जमहूरी हुकूमत जो कि अमेरिका का मुतालबा है कि वो एक जमहूरी हुकूमत चाहते हैं, तो जो अशरफ गनी है वो उसको चाहिए कि वो अपने जो इख्तियारात हैं या अपनी सदारत से वो ओहदा बरा हो जाए और मामलात को जो है इलेक्शन की तरफ जाने दे, जिस पर तालिबान किसी ना किसी हद तक जो कायल होने पर भी तैयार थे। लेकिन अभी जो मामला है उसमें बहुत सी शिद्दत आ चुकी है, मामलात में बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, और तालिबान और अमेरिका कतर के अंदर जो अमेरिका है ट्राइका के नाम से अभी जो कॉन्फ्रेंस आज स्टार्ट यानी 11 अगस्त 2021 आज यानी स्टार्ट हो रही है, और इस हवाले से जो बातचीत है वो उसका आगाज़ कुछ लम्हा बाद हो जाएगा। अब जो ट्राइका का इजलास है बुनियादी तौर पर इसमें 4 फरीक हैं, अमेरिका, रूस, चीन और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को भी इसमें शामिल करने का इंदिया दिया था, और पाकिस्तान के जो नुमाइंदा हैं वो अभी पाकिस्तान से कतर के अंदर पहुंच चुके हैं। ज़ाहिर बात है अफ़गानिस्तान के मामले पर कतर में दोहा के अंदर जो अफ़गान अमन अमल के हवाले से जो मज़ाकरा जारी है उसमें भी वो बुनियादी तौर पर शरीक होंगे। तो अभी जो शराकत है 2 इजलास होंगे, एक तो ट्राइका का इजलास होगा, एक अफ़गान तालिबान के अमन अमल के हवाले से शरीक होगा। तो ये तो बाद में हम बात करेंगे किसी अगली वीडियो में, लेकिन बात हमें अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे से ट्राइका को लेते हैं कि उनका मकसद है क्या। बुनियादी तौर पर अगर हम चीन, अमेरिका और रूस को ले लें तो उनका बुनियादी तौर पर इस बात पे एजेंट मुतफिक हैं, हालांकि उनके मुआशी मफादात जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की जो सियासत भी होती रहती है और एक दूसरे के मफादात है उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क भी है, लेकिन ये तमाम लिबरल सेकुलर तबका जो है वो बुनियादी तौर पर एक नुक्ते पर मुतफिक है कि जो 200 साल से उन्होंने एक निज़ाम की हिफाजत की है या उसको डेवलप किया है, परवरिश की है, वो दर हकीकत अपने निज़ाम के साथ इतने लॉयल हैं कि उसको किसी भी कीमत पर कुर्बान करना नहीं चाहते और नहीं कर सकते। और वो जमहूरियत हो, सेकुलर लिबरल हो, या चाहे वो कम्युनिस्ट का निज़ाम हो, चाहे वो इज्तमाइयत या इश्तराकियत का निज़ाम हो, चाहे वो डेमोक्रेसी या सरमायादाराना निज़ाम हो, बुनियादी तौर पर इनका नुक्ता इनमें थोड़ा सा ज़ेर ज़बर का तो फ़र्क हो सकता है, लेकिन इनका फ़लसफ़ा या इनका फ़लसफ़ा हुक्मरानी वो बुनियादी तौर पर एक ही है, और उस फ़लसफ़ा हुक्मरानी को वो कुर्बान करने के लिए भी किसी तौर पर तैयार नहीं है। और यही वो नुक्ता है जो इन तमाम ताकतों को एक नुक्ते पर इकट्ठा करता है, और इसी के अंदर वो ट्राइका के एक मंसूबे के साथ या एक तंजीम के साथ वो दोहा कतर के अंदर मौजूद है। उस हवाले से बातचीत करेंगे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के असर रसूख को कैसे कम से कम किया जा सके, कि वो अफगानिस्तान के अंदर वो बुनियादी तौर पर वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान वो बुनियादी तौर पर तालिबान नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के बुनियादी जो अकायद हैं इनको लेकर चलें, ना कि ये बात करें कि अफगानिस्तान के अंदर हम पॉलिटिकल सिस्टम इस्लाम का लेके आएंगे, इकोनॉमिक सिस्टम इस्लाम का लेके आएंगे, और जो सोशल सिस्टम है जिसमें सबसे ज़्यादा अहकाम कुरान देता है ख़ानदान फ़र्ज से मुतल्लिक उसको लेके आएंगे। तो इन मामलात को पीछे हटाकर अगर अफगान तालिबान जो है अपने नज़रिए पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो बुनियादी तौर पर क्या ये मामलात हल नहीं हो सकते। अगर हम इसी चीज़ को देखें तो क्या वो डेमोक्रेसी का नज़रिया जो इन तीनों ताकतों का या यूरोपीय मालिक है क्या वो कुर्बान कर सकते हैं। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अगर वो कुर्बानी कर सकते हैं, तालिबान जिन्होंने 30 साल स्ट्रगल की अमेरिकन इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ या अमेरिकन और नेटो अफवाज के ख़िलाफ़, तो वो कैसे अपने नज़रिया को कंप्रोमाइज़ कर देंगे। तो दर हकीकत ये तो एक दूर की बात जो है नज़र आती है। लेकिन अमेरिका ने अभी इस हवाले से जो ट्राइका के अंदर अभी मुज़ाकरात होने हैं, इस हवाले से बुनियादी नुक्ता उनका यही है। इस हवाले से अगर हम बात कर लें रूस की, तो रूस ने बुनियादी तौर पर अभी आज यानी 11 अगस्त 2021 को जो तालिबान की सर ताजिकिस्तान की मिलती है उनके साथ उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और ख़ुद ताजिकिस्तान की फ़ौज और रशिया की फ़ौज के साथ जो है मेरे ख्याल से अभी दूसरी दफ़ा जो है वो मशक़ें जो फ़ौजी मशक़ें शुरू कर दी है। उसमें बहुत बड़े जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं,
जंगी टैंक भी मौजूद है और जंगी गाड़ियाँ, वक्तबंद गाड़ियाँ हम जिसे कहते हैं वो भी मौजूद है और ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी है अफगानिस्तान के सरहद के साथ, जो कि ताजिकिस्तान के साथ मिलती है। बुनियादी तौर पर ये इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि अफगानिस्तान के जो नज़रिया, तालिबान का जो नज़रिया है बुनियादी तौर पर उसे अफगान सरहदों के अंदर ही महदूद रहने दिया जाए और सेंट्रल एशियाई ममालिक के अंदर वो बुनियादी तौर पर ना फैले, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो तीनों फ्रीकैन का मामला है, अगर अमेरिका को ले लें, अमेरिका बुनियादी तौर पर चाहता है अफगानिस्तान के अंदर एक इस्लामी सही शरई असूली रियासत कायम ना होने पाए, और रूस का जो एक बुनियादी तौर पर लगता है बॉर्डर ताजिकिस्तान सेंट्रल एशियाई ममालिक के साथ, और सेंट्रल एशियाई ममालिक के साथ उसका क्योंकि अभी भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और 1991 में रूस जब टूटा, चाहे वो बाल्कनाइजेशन के अमल से टूटा, चाहे वो वस्ती एशिया सेंट्रल एशिया में दूसरे ममालिक अगर हम देखें तो उस ममालिक यानी सेंट्रल एशिया ममालिक के साथ अलहदा हुआ, तो अभी भी उनका असर रसूख इस्तेमाल है। वो चाहता है कि इन ममालिक का असर रसूख जो वो है कायम रहे, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये ममालिक उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान 6-7 रियासतें हैं, ये बुनियादी तौर पर मुसलमान हैं। अगर क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक नेचुरली एक कुदरती अमल के तौर पर ये तालिबान का जो नज़रिया है वो उन तक फैलेगा, तो उसको रोकने के लिए बुनियादी तौर पर ये मशक़ें की जा रही हैं उस पर ताजिकिस्तान, अमेरिका और उसका ये मफाद इंटरेस्ट। अगर हम चीन की बात कर लें तो चीन का के साथ क्योंकि संज्ञान के सूबा जब अफगानिस्तान के साथ लगता है और वहाँ पर एक मशरक़ी तुर्किस्तान की एक तहरीक मुसलमानों की जो है चल रही है, और बुनियादी तौर पर संज्ञान के नाम से सूबा जो वहाँ पर मुसलमान अपनी आज़ादी चाहते हैं, तो माजी में वहाँ के जो मुजाहिदीन थे यानी संख्यांग चीन के सूबे से, वो अफगानिस्तान के अंदर, इराक़ और शाम के अंदर जाकर भी लड़ते रहे हैं, उनके साथ ताल्लुकात भी है। और वो चाहता है कि इन तमाम मामलों को संख्या जो है ट्राइका का जो एक तंजीम है उसके अंदर जो है मामला, क्योंकि पाकिस्तान इनमें बुनियादी फ़रीक या फ़र्क की हैसियत रखता है, तो इस हवाले से पाकिस्तान को भी साथ मिला लिया जाए और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के नज़रिए को फैलने से चाहे वो रूस के मफादात हो, चीन के मफादात हो और अमेरिका के मफादात हो, अमेरिका के मफादात जो पूरी मगरबी दुनिया के लिए या मगरबी ममालिक के लिए अहमियत रखते हैं, उनको जो है नज़रिए को फैलने से रोका जा सके। ये एक मजमूई सूरत हाल है जो अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के मामले में अब उस पर बातचीत का आगाज़ हो चुका है, और बातचीत में आने वाले दिनों में या आने वाले वक्तों में चीज़ें मज़ीद वाज़ेह होकर निकल कर सामने आ जाएंगी, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर अफ़गान तालिबान जो है अपनी जो है वो अपने नज़रिए को कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक फ़ितरी एक तारीख़ी उसूल है, उस पर तारीख़ की बेशतर मिसालें दी जा सकती हैं कि जो नज़रिया होता है वो फैलता है, वो सरहदों से बाहर जाता है। अब अगर अफ़गानिस्तान के अंदर एक इस्लामी रियासत कायम होती है तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसके इर्द गिर्द एक इस्लामी ममालिक मौजूद हो और वहाँ के लोग उससे मुतासिर ना हो। इसकी मिसाल हम ले सकते हैं कि रूस का नज़रिया था 1917 में निकला गया और पूरी दुनिया पे जो रूस का जो वो था कम्युनिस्ट जो निज़ाम था या इश्तराकियत थी वो फैल गई। इसी तरह अगर हम फ्रांस के इनकलाब को देख लें तो उसकी डेमोक्रेसी भी पूरे जो दुनिया उस पर फैल गई, और अब हमने मौजूदा दौर में मुसलमान ममालिक ने भी जमहूरियत ही को जो है अडोप्ट किया हुआ है, और जितने भी कालम निगार हैं उनकी जो आखिरी जो है जिसकी के आके जो नुक्ता आखिर पर निकालते हैं वो यही निकालते हैं कि ये है असल शय, यानी जमहूरियत पे ही जो कलम है आकर टूटता है। बुनियादी तौर पर अगर इस्लामी शरई निज़ाम आता है तो बुनियादी तौर पर जो अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द जो ममालिक है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, वहाँ के लोग इससे मुतासिर होंगे, और ये अमेरिका, रूस, चीन को कभी भी मंजूर नहीं होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।